नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है व्हाट आई लर्नड फ्रॉम डार्विन अबाउट इन्वेस्टिंग। मैं तो दिल से अब इन्वेस्टर हो गया हूँ, पैसे से भी इन्वेस्टर नहीं हो पाया हूँ, बट दिल से मेरी शादी हो गई है इन्वेस्टिंग से, स्टॉक से भी। जैसे अफेयर होता है किसी का, लड़की देख करके पसंद आ जाती है, फिर उसको आप जाके प्रपोज़ करते हैं, फिर वो हाँ बोलती है, फिर ना बोलती है, फिर फाइनली शादी होती है। तो मेरी शादी नहीं हुई है अभी। मैंने कॉन्शियसली, जैसे किताबों के साथ मेरी शादी हो चुकी है, ऐसे ही स्टॉक्स के साथ नहीं हुई है। म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत पैसा लगा लिया है, लेकिन फाइनली ये ख़ानदान मुझे सही लग रहा है। ये वो ख़ानदान है जिसमें वॉरेन बफेट, चार्ली मगर, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, सैम वॉल्टन, ये सब के सब रिच नहीं है। ये सब वो प्रिंसिपल्स समझते हैं, सिद्धांत समझते हैं, जिसके हिसाब से ये लोग अपना बिजनेस भी चालू करते हैं या तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम लोग फ़िलहाल फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ओ टू बी अ बम्बल बी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट सीखना है तो आपको बम्बल बी बनना पड़ेगा। आज के टॉपिक का नाम है अवॉइडिंग टर्न अराउंड्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात मैं बताना चाहता हूँ। आज मैंने ऊपर मीटिंग की, 25-30 लोग थे स्टाफ के। मैंने सबसे पूछा कि क्या आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? तो उन सभी लोगों में एक आदमी ने कहा हाँ सर मैं करूँगा, अगले महीने से 10,000 रुपये मैं स्टॉक्स में लगाऊंगा। मैंने कहा वेरी गुड, कौन से ऐप से लगाओगे, कौन से स्टॉक खरीदोगे? उसने मुझे बता दिया। एक्सीलेंट, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी उसके अंदर में हिम्मत है। फिर मैंने सबसे पूछा कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ये दो एरर होते हैं जो कि होते हैं इन्वेस्टमेंट में होते हैं, तो इसमें से दोनों को समझना चाहोगे? सबने कहा समझेंगे भाई, आपके सर समझा रहे हैं तो समझेंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि इन दोनों एरर्स को समझने के लिए वॉरेन बफेट ने 2 रूल्स बताए। बड़े सिंपल रूल हैं। इस रूल का मतलब क्या है? बहुत मुश्किल नहीं है। रूल नंबर वन क्या था? पैसे को खो मत, बचाओ। रूल नंबर 2, हाँ, पहला रूल भूलो मत। अब इस रूल को सबने सुन लिया, लेकिन अब इस रूल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे वो अगर समझना है तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर पता होना चाहिए। लेकिन उस पूरी ऑलमोस्ट 15-20 मिनट की मीटिंग में मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पक्का है कि ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ लोगों को। टाइप 1 एरर वो है जहाँ पर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जहाँ आप ख़त्म हो जाएं, वाइप आउट हो जाएं। ये है टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर वो है, कौन सा है? यहाँ पर आप कमिट करते हो। हाँ, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते हो, मिस कर देते हो। टाइप 2 एरर ऐसा है जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एक सही आंसर को मिस कर दिया। टाइप 1 एरर है एग्ज़ाम ही नहीं देते हैं। एग्ज़ाम नहीं देंगे तो पक्का फेल है, लेकिन एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा तो पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। खैर, अब इस चीज़ को वॉरेन बफेट जैसे लोग इन्वेस्टमेंट में कैसे लागू करते हैं? वो अवॉइड बिग रिस्क करते हैं, बड़े बड़े रिस्क को अवॉइड करते हैं। और कल पहला चीज़ मुझे पहली बार ऐसा लगा कि एक मेरे को अंदर से ना एक इंट्यूशन हो रही थी इस चीज़ की। हमेशा ऐसा होता है, जिन लोगों को इंट्यूशन होता है वही लोग उसी चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। इंट्यूशन मुझे ये हो रही थी कि अगर मेरे आसपास के लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, आप बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, आप में से कोई भी इंसान अगर क्रिमिनल हुआ, क्रूक हुआ या चीट हुआ हल्का सा भी, तो मुझे आपसे कांटेक्ट करने का मन नहीं करेगा। हो सकता है आप पूरे 10 साल से बहुत अच्छे आदमी हैं, ईमानदार एकदम, फिर अचानक से आप बदल गए, आप क्रिमिनल, क्रूक्स या चीट्स हो गए, तो फिर मुझे आपसे बचने का मन करेगा। इसलिए मैंने रूल बनाया कि जो लोग उधारी लेते हैं, तो मुझे बहुत से लोगों ने उधारी लिया, मेरे अच्छे फैमिली में लोग, फ्रेंड्स लोग, बट मोस्ट ऑफ देम कम इन टू द कैटेगरी ऑफ चीट्स। फैमिली के लोग हैं, 1,000, 2,000, 5,000 रुपये ले लिया, नहीं वापस किया तो कौन सी बड़ी चीज़ है, लेकिन वो चीटिंग है। अब जब से मैंने कमाना शुरू किया तब से मैंने अपना रूल बना लिया कि भैया चीटर्स को पैसा नहीं देना है। और यूजुअली जो नॉन चीटर्स होते हैं वो पैसा मांगते ही नहीं है,
बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो लोग क्रूक्स, क्रिमिनल्स या चीट्स होते हैं जो पैसा मांगते हैं, क्योंकि वो अपने खर्चों के इतने अच्छे रिस्पॉन्सिबल आदमी होते हैं कि उनको ज़रूरत ही कम पड़ती है उधार लेने की। तो ये इन्होंने किया। हमारे पुलक प्रसाद जो नालंदा इन्वेस्टमेंट नाम है ना, नालंदा कैपिटल के फाउंडर हैं और $5 बिलियन का इनका फंड है। इनका बिग रिस्क को अवॉइड करने का तरीका यही है, बोलते हैं हम डबल ट्रिपल चेक करते हैं लोगों का बैकग्राउंड, जिस कंपनीज़ में भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, श्रीश की बहुत अच्छी आदत है, अब नहीं चालू हुई, आप लोगों को भी सीखना चाहिए उस चीज़ को, लिस्ट करना, लिस्ट बनाना। जैसे फ़िलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक लिस्ट है, बड़े बड़े रिस्क को अवॉइड करना। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप तीनों लोग अब बुक तो प्रेमी हो गए, बुक प्रेमी। कितनी कितनी किताबें हैं शीश आपके पास अपनी पर्सनल ऊपर? और मैं बताऊं, ऐसा करिए कुछ, जैसे आपकी हैबिट है अपने पैसे से किताब खरीदना, तो पहली बार आपको समझ में आएगा कि ये अच्छी किताब है और यार इसमें पैसा बर्बाद हो गया, अपने पैसे से। ऐसे ही जब आप किताबों को समझ पाएंगे तो आप स्टॉक्स को भी समझ पाएंगे। स्टॉक्स में भी ऐसी होती हैं, ये बहुत बढ़िया स्टॉक है और इसमें तो पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरी लाइब्रेरी में ऑलमोस्ट 5 से 10 हज़ार किताबें होंगी, लेकिन इसमें से 10 ऐसी किताबें हैं जो पैसा वसूल है, पूरी लाइब्रेरी का पैसा वसूल है। ये भी उसमें से एक है। इस एक किताब को अगर मैं 2 या 3 बार पढ़कर इन सारी चीज़ों को याद रख सकूं और इम्प्लीमेंट कर सकूं तो आई कैन बिकम अ करोड़पति। एनीबडी कैन बिकम अ करोड़पति, बट ध्यान रखिएगा याद रख सकूं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो इस लिस्ट में 4-5 चीज़ें हैं, बड़े बड़े रिस्क को ऐसे कैसे अवॉइड करना। उसमें बीइंग वैरी ऑफ क्रिमिनल्स, क्रूक्स एंड चीट्स, सबसे पहला है कि जो क्रिमिनल्स, क्रूक्स और चीट्स हैं उनसे दूर रहना। हमने कल इसके ऊपर बात की कि कैसे दूर रहते हैं ये लोग। हो सकता है हम लोग अपना खुद का एक सिस्टम बनाएं, तो वो पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है अवॉइडिंग टर्न अराउंड्स। अब ये लोग बहुत सी ऐसी कंपनीज़ को अवॉइड कर देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो टर्न अराउंड्स हैं। हम लोग नहीं करेंगे, हम वो लोग सभी लोग नहीं करेंगे जो लोग अमीर बनना चाहते हैं। टर्न अराउंड्स क्या है अभी उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड तरीका बताया है डी टेस्टिंग डेड। डी टेस्टिंग मतलब जो कंपनीज उधार लेती हैं और उधार के भरोसे चलती हैं उसको डी टेस्ट करना। लेकिन अगर आप ये प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो बहुत सी कंपनीज है जिसको आप पैसा नहीं लगा पाएंगे। तो एक थर्ड तरीका ये है, ये बहुत लंबा तरीका है, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। इग्नोरिंग M&A जंकीज़। ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते जो M&A करते हैं। M&A मतलब नहीं पता? फेसबुक खोलिए, फेसबुक खोलिए, विकिपीडिया में गूगल खोलिए, एप्पल खोलिए, उनकी लिस्ट आती है M&A की, मर्जर एंड एक्विजिशन। जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है या कोई कंपनी किसी और कंपनी के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज खरीद नहीं सकती दूसरे को, तो मर्ज हो जाती हैं। बोलते हैं ऐसे लोगों से भी हम बचते हैं। अगर ऐसा किया तब तो गूगल, फेसबुक, ऐसी ढेर सारी कंपनीज है उसमें पैसा नहीं लगा पाएंगे। तो फिर क्या करते हैं लोग भाई, क्यों करते हैं वो भी समझेंगे हम, आज नहीं लेकिन बाद में। और उसके बाद लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट है नॉट प्रेडिक्टिंग वेयर द पक विल बी। ये मुश्किल पॉइंट है। पक मतलब होता है आइस हॉकी रबर। जो आइस हॉकी खेलते हैं उसमें जो बॉल होता है, अच्छा, वो उसको बोलते हैं पक। तो ऐसे भी ये लोग कंपनीज को अवॉइड करते हैं जिसमें इन लोगों को ये प्रिडिक्ट करना होता है पक कहाँ है। अब हॉकी का बिजनेस के साथ क्या ताल्लुक है वो उसी पॉइंट में पढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट इनका हम पढ़ने वाले हैं नॉट अलाइनिंग विथ अनअलाइंड ओनर्स। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिसके ओनर्स उसके बिजनेस के साथ अलाइन नहीं है। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा ना, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, सैम वॉल्टन, ये सब के सब ये डिसाइड करके करोड़पति नहीं हुआ कि हमको करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है ना। ये सब के सब समझना चाहते थे बिजनेस की दुनिया को, और ये तो क्लियर है कि सब पैसा वाला बनना चाहते थे। लेकिन इसके साथ साथ ये लोग पैसे के बारे में एक ख़ास चीज़ बनना चाहते थे जो आप नहीं बनना चाहते, आप भी शायद नहीं बनना चाहते, आप भी नहीं बनना चाहते। मैं बनना चाहता हूँ पैसे का स्पेशलिस्ट।
आप फिल्म के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी में अगर पैसा वैसा आ जाए तो ठीक है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, लेकिन पैसे के बारे में बहुत सीरियस नहीं है। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, मे बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, बट पैसा अभी मेरा लुकआउट नहीं है। लेकिन जो आदमी पैसे को समझना नहीं चाहता, वॉरेन बफेट को पहली शेयर कब खरीदी थी उसने? 11 साल में। 11 साल से उसका इंटरेस्ट आ गया था पैसे में। ही स्टार्टेड स्टडिंग मनी एट द एज ऑफ 11। अब हम ये भी कह सकते हैं वो प्रोडिजी था, या हम ये भी कह सकते हैं यार उसका पैसे में इंटरेस्ट आ गया। लेकिन किसका इंटरेस्ट नहीं होता पैसे में? हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, लेकिन पैसे को समझना अपने आप में एक स्पेशलिस्ट का काम है। और उसी स्पेशलिस्ट के तहत मैं चाहता हूँ इसको समझिए, पूछिए अपने आप से, आखिर नालंदा कैपिटल जैसी कंपनी टर्न अराउंड्स, बड़ी बड़ी कंपनी जो टर्न अराउंड करती हैं, उसमें पैसा क्यों नहीं लगाना चाहती? आज जानना चाहते हैं? अवॉइडिंग टर्न अराउंड, कि ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना जो टर्न अराउंड करती हैं। इमेजिन अ टेनिस मैच इन विच रॉजर फेडरर इज प्लेइंग जॉन। एक मैच के बारे में सोचिए जहाँ पर एक टेनिस प्लेयर हैं रॉजर फेडरर। क्रिकेट में जैसे आपके सचिन तेंदुलकर हैं, ऐसे ही टेनिस में रॉजर फेडरर हैं, वो जॉन के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पर क्रिकेट में आप जो सचिन जी हैं वो वैभव के साथ खेल रहे हैं। वैभव ने भी ऐसी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, फिल्म मेकिंग छोड़ दी। हु इज़ रैंक्ड 500 इन द वर्ल्ड, लेकिन जॉन पूरे वर्ल्ड में उनका रैंक 500 है। हाँ, आई आस्क यू टू बेट 5% ऑफ योर वेल्थ ऑन जॉन विनिंग द मैच। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना पूरे पैसे का 5% जॉन के ऊपर पैसा लगा दो कि वो जीतेगा। जॉन को तो आप लोग जान गए कौन है, उसकी पूरी दुनिया में 500th रैंक है। लेकिन रॉजर फेडरर कौन है? वो बहुत फेमस टेनिस प्लेयर है। वो भैया नंबर 1 नंबर 2 ऐसे आता है, वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है। तो आपसे कह रहे हैं जो 500 नंबर वाला जॉन प्लेयर है उसके ऊपर आप अपना ढेर सारा पैसा लगा दो कि वो जीतेगा। यू रिफ्यूज़, आई होप, और मैं उम्मीद करूँगा कि अगर आप समझदार आदमी हैं तो आप रिफ्यूज़ कर देंगे, बोलेंगे पागल हो, जीतने वाला है रॉजर फेडरर और तुम कह रहे हो कि मैं जॉन के ऊपर लगा दूँ। बट जॉन का पूरे वर्ल्ड रैंकिंग 500 है। और आप ये ऐसा हो गया जैसे टाटा को आप किसी छोटी कंपनी से कम्पीट कराएं। बट जॉन वॉन्ट्स यू टू बेट ऑन हिम। लेकिन जॉन आपके पास आता है, बोलता है यार प्लीज़ मेरे ऊपर पैसा लगाओ। एंड सो बिफोर द मैच स्टार्ट्स इन फेस टू फेस मीटिंग विथ यू, जॉन मेक्स एन impassioned plea to ignore these ranking and recognize his innate talent। जैसे भैया आए थे मेरे पास, बोले थे सर मुझे अल्ट्रासाउंड सिखाइए। ऐसे ही जॉन आया, वो गया आपके पास बोलने के लिए, अरे यार ये सब जो रैंकिंग है इसको छोड़ो, मेरे अंदर देखो, मैं सीखना चाहता हूँ, मेरा पैशन देखो। इम्पैशन्ड प्ली मतलब मेरी आरज़ू। हाँ, मेरी देखो, इतना डेस्परेटली मैं सीखना चाहता हूँ सर, अल्ट्रासाउंड सीखना चाहता हूँ। आपने कहा था ना उस दिन बहुत दर्द था, आपके दिलो दिमाग में दर्द था। तो ऐसे ही वो बोल रहा है मैं जीतना चाहता हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है। ही स्पीक्स एलिगेंटली एंड मेक्स अ स्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन हिज प्लान टू डिफीट फेडरर जॉन। वो और खाली इतना नहीं, इतना पैशनेट आदमी है कि जाकर के एक पावर पॉइंट बनाता है कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या है जॉन फेडरर को हराने का। हाँ नहीं, रॉजर फेडरर को हराने का। जॉन सेज ही हैज़ बीन वॉचिंग फेडरर्स गेम एवरी डे वेरी क्लोजली फॉर द पास्ट 2 years। और वो बता रहा है कि मैं पिछले 2 साल से रॉजर फेडरर का गेम देख रहा हूँ बहुत ध्यान से, बहुत क्लोजली। एंड हिज प्लान ही बिलीव्स इज़ एग्जेम्पलरी। और बोलता है मैंने ऐसा प्लान बनाया है ना जैसे आपके मनी हाइस्ट वाले होते हैं कि बैंक को लूट करके सारा पैसा, फुल प्रूफ प्लान। मतलब रॉजर फेडरर को हम एकदम परफेक्ट प्लान बना के हरा देंगे। To bolster his claim, John invites one of the leading tennis coaches in the world, who admits that John's plan is laudable and he has a real chance of beating Federer। और अपने इस पूरे चीज़ को, अपने क्लेम को बोस्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए वो दुनिया का जो बेस्ट कोच है उसको लाता है। बोलता है देख रहे हो ये वही आदमी है जो रॉजर फेडरर जिस लोगों को ट्रेन करता है, कोच करता है, और उसके मुँह से भी बुला देता है कि अरे यार तुम इसके ऊपर बैट करो, ये जीत जाएगा। Federer, it's decision time for you. Would you bet 5% of your wealth on John?
तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आप अपनी कंपनी का 5% जॉन पे लगाएंगे? लगाएंगे? नहीं लगाएंगे? क्यों? बस जो वो रॉजर का कोच तक कह रहा है कि ये अच्छा प्लेयर है, तो मैं लगा दूंगा। अभी देखिए, शीश कह रहे नहीं लगाएंगे, आप कह रहे लगाएंगे, बट क्लियरली हमको लग रहा है कि इतना बड़ा प्लेयर के साथ एक छोटा मोटा प्लेयर है, ठीक है, बोल रहा है प्लान वन है, बट फिर भी हम लोग शायद ना लगाएं। क्या पता लगा दें। ये डिपेंड करता है कि वो आदमी हमको कैसे कन्विंस करेगा। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट हैपन्स इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। बोलते हैं यही होता है एग्जैक्टली इन्वेस्टिंग की दुनिया में। मैनेजमेंट्स दैट हैव अंडर परफॉर्म फॉर लॉन्ग पीरियड्स आर एबल टू कन्विंस इन्वेस्टर्स टू बेट ऑन देयर बिजनेसेस विथ नथिंग बट फैंसी प्रॉमिस एंड मैकिन्जी रिपोर्ट्स। जो कंपनीज बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रही हैं, छोटी मोटी हैं, वो कुछ नहीं कर पाती, बट फिर भी वो प्रोमिस देती हैं और मैकेंजी की रिपोर्ट दिखाती है। मैकेंजी मतलब दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनी का रिपोर्ट बनाने वाली। उनसे आपको कन्विंस कराने की कोशिश करती हैं कि वो बाकियों से बड़े बड़े कंपनीज को बीट कर जाएंगी। आई ब्लेम नीदर मैनेजमेंट नॉर मैकेंजी बिकॉज ऑप्टिमिज्म इज़ नॉट अ क्राइम। ऑथर कह रहे हैं देखो, गलती किसी की भी नहीं है, ना मैकेंजी की गलती है, ना ही तो मैनेजमेंट की गलती है, क्योंकि ऑप्टिमिज्म, एक आदमी जब सोचता है मैं इसको हरा दूंगा, वो कोई क्राइम थोड़ी है, गलत थोड़ी, वो चाहता है, हराना चाहता है। But I do get baffled at investors who, despite having access to data that amply demonstrate the incompetence of incumbent management, are willing to bet their clients' money on the hope that this management will suddenly morph into an industry beater in the near future. बोलते लेकिन मुझे उन विचारों के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर बड़ी दुख होता है। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि देखो आपके सामने डाटा है कि ये कंपनी इतने साल से ख़राब काम कर रही थी और अब अचानक से बीट कर देगी, पूरे मार्केट में वर्ल्ड लीडर हो जाएगी। ऐसे कैसे आप सोच सकते हो? आपके पास अब डाटा है। मोर ऑफन देन नॉट द ड्रीम सिनेरियो हाइप्ड अप बाय द मैनेजमेंट मॉर्फ्स इनटू अ नाइटमेयर। अक्सर, हमेशा नहीं, बट अक्सर ऐसा होता है कि जो ड्रीम सिनेरियो बनाया जाता है कि ये छोटा सा अंडरडॉग इतने पैशन के साथ, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, आपने देखी वो सिंड्रेला मैन? तो सिंड्रेला मैन में भी ऐसी कहानी है कि एक छोटा सा बॉक्सर है, वो एक बहुत वर्ल्ड फेमस बड़े बॉक्सर को हरा देता है। तो ऐसे ही आपको भी लगता है जब आप इतनी प्रोमिसेस और इतने रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो आपका जो पैसा है उसमें जो लगा देते हैं पैसा, वो ड्रीम से नाइटमेयर बन जाता है, बुरा सपना हो जाता है, पैसा लॉस हो जाता है। ओकेजनली द बोर्ड or the owner fires the previous CEO and brings in a new one to turn around a struggling business. अब सुनिए कैसे होता है। एक कंपनी बहुत समय से ख़राब चल रही है, तो उसके जो ओनर्स हैं उसके CEO को फायर कर देते हैं, भाई उसकी वजह से ख़राब चल रहा है, उसको हटा दो। एंड ब्रिंग्स इन अ न्यू टू टर्न अराउंड द स्ट्रगलिंग बिजनेस, और एक नए CEO को लाते हैं ताकि वो बिजनेस को क्या करेगा? टर्न अराउंड मतलब हाँ, एकदम ही पिवट कर देगा। हाँ, एकदम नया कर देगा। ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं, हमने गुड टू ग्रेट कंपनी में पढ़ा था, कंपनीज़ को टर्न अराउंड किया जाता है, बहुत सी कंपनीज़ हुई भी हैं। द न्यू CEO यूजुअली कम्स विथ इम्प्रेसिव रिज्यूम, और ये जो नया CEO लाया जाता है उसका रिज्यूम बहुत ही कमाल का है। एंड मेनी आर हाईली क्वालिफाइड, और अक्सर बहुत से जो CEOs आते हैं वो बहुत क्वालिफाइड हैं। बट वी डोंट बेट ऑन दीज टर्न अराउंड्स ईदर। ऑथर कहते हैं लेकिन हम ऐसी कंपनीज़ में भी हम पैसा नहीं लगाते जो हाई फाई CEOs को ले आते हैं। An exceptional CEO was impressive in certain context and with certain business. This context and this business was different. हम इसलिए पैसा नहीं लगाते क्योंकि वो जो आपने एकदम कमाल के CEO को लेकर आए हैं वो अच्छा था, लेकिन किसी खास बिजनेस में, किसी खास कॉन्टेक्स्ट में। ये कॉन्टेक्स्ट और ये बिजनेस अलग है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप एक क्रिकेट प्लेयर को ले आए कबड्डी में कि वहाँ पर तुम सेंचुरी मारते थे तो तुम यहाँ पर भी जीत सकते हो, ऐसा है, एक सीन दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों को लगेगा नहीं, बिजनेस तो बिजनेस ही है। जब आदमी वहाँ पर बड़ा बिजनेस कंपनी चला पाता है, यहाँ भी चला लेगा। हाउ आर वी टू नो दैट द न्यू CEO फेस्ड विथ सच अ सेट ऑफ चैलेंज दे हैव ऑलमोस्ट सर्टनली नेवर मेट बिफोर विल डू व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग टू डू? हमको कैसे पता चलेगा कि वो CEO जो पहले कुछ और प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, अब ये नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, ये वो कर पाएगा जो ये प्रॉमिस कर रहा है? वी डोंट। भाई प्रॉमिसेस पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे हमें नहीं पता। I know what you're thinking. The upside, if you were able to detect a genuine turnaround, would it be a significant? बोलते मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं। अगर कोई सचमुच में कोई अच्छी कंपनी मिल गई
जो सस्ते रेट पर मिल रही है और वो टर्न अराउंड है कि वो बदलने वाली है, तो अच्छा रहेगा ना, आप अमीर बन सकते हैं। लेट्स असेस द फॉलोइंग टू सिचुएशंस। तो ठीक है, दो एक्चुअल सिचुएशंस को हम असेस करते हैं। इन दोनों ने मेरी आंखें एकदम खोल दी हमेशा हमेशा के लिए। कभी कभी कहते हैं भगवान की भविष्यवाणी हुई, हमारी नज़रें खुली और एक बार आप देख लेते हैं, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण का क्या देखा था, विश्व रूप। इतना डर गया था कि बोलते भगवान प्लीज़ बंद करो इसको, मैं नहीं देख सकता। लेकिन उसके बाद से वो कभी भी ये नहीं सोच पाया कि वो भगवान नहीं है। फॉर एवर हिज लाइफ वॉज चेंज्ड। देखिए, लेकिन दिक्कत है, हम लोग बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब फिल्म देखने जाते हैं कैजुअल मूड से जाते हैं, एंजॉय करने के मूड से, फिल्म अच्छी नहीं होती तो हम गाली दे के आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी शॉपेनहाइमर नाम था ना, ओपेनहाइमर। जो शॉपेनहाइमर तो वो था, फिलोसोफर था। हाँ, तो ओपेनहाइमर जैसे ग्रैंड फिल्म होती है, उसको देखने के लिए भी आपको पहले प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है। वो एंटरटेनमेंट की फिल्म नहीं है। ये जो लेसन है ना, ये किताब पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट की नहीं है। और ये जो केसेस सुन रहे हैं ना, ये भी आपको किक नहीं देगा, ये फैक्ट है। आपको गरीब बना सकता है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, या तो अमीर बनाएगा अगर आप समझ जाते हैं तो। एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है आपके सामने। ये कभी भी गवर्नमेंट्स नहीं करेगी, मोदी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट, राहुल गांधी गवर्नमेंट का काम ये नहीं है। आपको अमीर बनाना ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। अब दो सीन पढ़ना है आपको, केस 1, केस 2। केस 1, a company that has been very profitable over many decades has recently fallen prey to smaller and more nimble competitors. एक कंपनी जो कई दशकों से, मतलब 20-30 साल से मार्केट में बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन अब धीमे धीमे निम्बल कॉम्पिटिटर्स, मतलब छोटे छोटे बहुत चालाक कॉम्पिटिटर्स उसको हरा रहे हैं, उसका शेयर लेके चले जा रहे हैं। इट हैज़ सफर्ड मैसिव लॉसेस ओवर द पास्ट 2 years. पिछले लास्ट 2 साल में बहुत से लॉसेस हुए हैं। कंपनी सेल्स इट्स हाईली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स टू मीडियम एंड लार्ज कंपनी। इस कंपनी का मेन काम क्या है? हाईली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बड़े बड़े मशीनें बेचते हैं। मीडियम और लार्ज बिजनेसेस को, छोटी मोटी कंपनीज को नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचते हैं लोग। द बोर्ड स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ न्यू CEO एंड आइडेंटिफाइज अ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। तो जैसे ही कंपनी में प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो बोर्ड बोलता है नया CEO लाओ यार, कुछ टर्न अराउंड करना है। देर आर हाउ एवर अ फ्यू वरिंग प्रॉब्लम्स विद दिस चॉइस। कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं अगर नया CEO आ जाता है। द कैंडिडेट डज नॉट अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी। ये लोग हाईली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और ये जो नया कैंडिडेट आने वाला है उस बेचारे को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। ही डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू सेल टू बिजनेसेस, और उसको ये भी नहीं पता कि B2B सेलिंग कैसे की जाती है, बिजनेस कैसे बेचा जाता है, बिजनेस को कैसे बेचा जाता है। बिकॉज ही हैज़ रन अ कंपनी दैट सेल्स बिस्किट टू कंज्यूमर्स। क्योंकि उसके पहले बेचारे ने बिस्किट बेचा है, और अब क्या, बड़ी बड़ी बिजनेसेस बेचने की कोशिश कर रहा है। एंड ही हैज़ नो एक्सपीरियंस टर्निंग अराउंड एनी बिजनेस, और उस बेचारे का किसी बिजनेस को टर्न अराउंड करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेट अलोन अ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग वन लाइक दिस। और ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का बिजनेस है। ये पहली कंपनी है। वुड यू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस वंस दिस CEO टेक्स ओवर? तो अगर ये CEO आ जाता है तो क्या आप इस कंपनी में पैसा लगाओगे? लगाओगे? एक नए बंदे को लेकर आ रहे हैं, बड़ी कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी, अब प्रॉफिट खत्म हो रहा है, छोटी छोटी कंपनीज आकर इसको ख़त्म कर रही हैं। एक नया बिस्किट बेचने वाला आ गया, आप बड़ी बड़ी मशीनों को बेचने के लिए लगाओगे पैसा उसमें? वो नहीं बेचेंगे। आप पूछेंगे उसका पास्ट कैसा है, आप शायद नहीं बेचेंगे। चलिए केस 2 देखते हैं, तो उससे आपको कुछ कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट आएगा। केस 2, अ वेनेरेटेड 100-year-old डिपार्टमेंट स्टोर हैज़ बीन स्ट्रगलिंग विथ फॉलिंग सेल्स। एक वेनेरेटेड, बाइज्जत, जिसकी खूब इज्जत होती है, 100 साल पुरानी डिपार्टमेंट स्टोर, मतलब जैसे रिलायंस फ्रेश टाइप की स्टोर, टाटा रिलायंस फ्रेश, हैज़ बीन स्ट्रगलिंग विथ फॉलन सेल्स। लेकिन अब धीमे धीमे सेल्स गिर रहा है और वो स्ट्रगल कर रही है। ओवर द पास्ट 4 years द सेल्स हैव फॉलन 10% फ्रॉम 20 billion to 18 billion। पिछले 4 साल से 10% सेल्स गिर गया है। जो पहले 20 अरब
आता था सेल्स में, अब 18 अरब आता है। एंड ऑपरेटिंग इनकम हैज़ प्लमेटेड टू 65%, दैट इज़ 1.1 बिलियन टू 380 मिलियन। अब देखिए, मैंने इसलिए कहा था ये किताब आम आदमी के लिए नहीं है। आप लोग पूछेंगे ये क्या नया चक्कर डाल दिया, ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ये तो समझ में आता है, प्रॉफिट गिर गया, सेल्स गिर गया, ये तो हमारे इंट्यूटिव माइंड को समझ में आता है। लेकिन ये ऑपरेटिंग इनकम क्या है? कुछ है, ऑपरेटिंग इनकम कुछ है, इसको खोजिएगा और इसको ऐसे समझिएगा जैसे मोटरसाइकिल के गियर। कौन से गियर में बाइक उठाते हैं आप लोग? मैं तो थर्ड में उठाता हूँ। किसी भी बाइक, किसी भी गियर उठा लेता हूँ, मेरी मर्जी। एक अच्छा टैलेंटेड बाइक चलाने वाला तो किसी में भी कर सकता है। और गाड़ी तो मैं बिना पेट्रोल के भी चला लेता हूँ। हंसेंगे आप लोग, इसलिए आप ऐसी चीज़ों को इंट्यूटिवली मत समझने की कोशिश करिएगा। ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? कुछ है ऑपरेटिंग इनकम जो खड़ाक से गिर गया है 65%। जो इसका ऑपरेटिंग इनकम पहले था 1.1 बिलियन डॉलर, अब कम होकर के 380 बिलियन डॉलर हो गया। 380 मिलियन, हाँ 380 मिलियन डॉलर। स्टॉक प्राइस हैज़ क्रैश्ड फ्रॉम 81 टू 32, और इसी वजह से इस कंपनी का स्टॉक का जो कीमत है वो 81 से गिर करके 32 हो गया। द बोर्ड अपॉइंट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग रिटेल एक्सपर्ट्स एज द न्यू CEO ऑफ दिस बिजनेस। हाँ वैभव, अब आपके लिए, ये कंपनी रिटेल की है, डिपार्टमेंट स्टोर है, और इसमें लेकर आते हैं न्यू CEO जो कि वर्ल्ड लीडिंग रिटेल एक्सपर्ट है, उसी फील्ड का एक्सपर्ट लेकर आए। ही हैज़ हैड 2 ग्रेट सक्सेसेस इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, और पिछले कुछ सालों में 2 बड़े बड़े सक्सेस भी इसने देखे हैं। एज अ VP ऑफ मर्चेंटाइजिंग एट वन ऑफ द लार्जेस्ट US रिटेलर, ही मेड द स्टोर्स अपील टू यंग एंड ट्रेंडी कंज्यूमर्स। उसने पिछले एक बहुत बड़ी कंपनी में टर्न अराउंड कर दिया था। US की लार्जेस्ट US रिटेलर को टर्न अराउंड करके उसने ऐसा बना दिया था कि उसके प्रोडक्ट्स ट्रेंडी हो गए। ट्रेंडी मतलब यंग जनरेशन को पसंद आना शुरू हो गए, एक ब्रांड बन गया। His next job was at a large company where he was responsible for operating retail stores. और दूसरे बार उसको फिर दूसरी कंपनी में लाया गया, और वो उसका यहाँ पर भी काम था ओपनिंग रिटेल स्टोर्स, मतलब B2B नहीं, डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है। ही हिट द बॉल कंप्लीटली आउट ऑफ द पार्क, और वहाँ पर जो इसने बैटिंग की है, सीधे बॉल को मारा आउट ऑफ द पार्क, मतलब छक्का मारा, दम कमाल करके दिखा दिया। The sales per square foot at these new stores now exceed even luxury retails like LVMH. अब ये जो रिटेल स्टोर खुलवाया है, ये बड़ी बड़ी दूसरी लग्जरी रिटेल से भी ज़्यादा कमाती हैं। His innovation in design and service at these stores were so popular that shoppers now need to book an appointment many days in advance in many cities to across the world. और इसकी दुकान का डिज़ाइन इतना इनोवेटिव है कि लोग जब इसके यहाँ आना चाहते हैं और कुछ खरीदना चाहते हैं तो पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, भीड़ लग जाती है। तो ये बंदे को बुलाया गया इस रिटेल की टर्न अराउंड के लिए। अब बताइए कहाँ लगाएंगे आप पैसा, सेकंड में कि फर्स्ट में? ऑब्वियसली सेकंड में, ठीक है। वुड यू इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस वंस हिज CEO टेक्स ओवर? तो क्या आप इस सेकंड वाले बिजनेस में पैसा लगाएंगे एक बार ये आदमी टेक ओवर करता है तो? ध्यान रखिएगा, पुलक प्रसाद दोनों में नहीं लगाएंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अवॉइड टर्न अराउंड्स। हाँ ठीक है। आई वुड नॉट बाय द, कह रहे हैं मैं, आई वुड नॉट बाय द शेयर्स ऑफ फर्स्ट बिजनेस बट वुड लोड अप ऑन द सेकेंड। मैं पहले वाले बिजनेस में पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वो जो नया CEO आ रहा है वो किसी और बिजनेस से आ रहा है, इसका कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं यहाँ पर। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी डॉक्टर को किसी इंजीनियरिंग कंपनी को चलाने के लिए, होटल चलाने के लिए दिया, तो उसके ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे। लेकिन सेकंड वाले में जो बिजनेस है उसी का दूसरे कंपनी से लेकर आए हैं, और वहाँ पर उसने बहुत अच्छा काम किया था, और यहाँ पर उसको रख रहे हैं और कह रहे हैं खाली खरीदूंगा नहीं, लोड अप मतलब भर के शेयर ले लूँगा उसके में। आई अज्यूम डियर रीडर दैट यू वुड डू द सेम। तो मुझे लगता है आप लोग भी यही करेंगे, अगर समझदार आदमी है तो आप लोग भी यही करेंगे। वी वुड बोथ बी डेड रॉन्ग। आप भी और मैं भी दोनों डेड रॉन्ग होंगे। डेड रॉन्ग मतलब निहायत गलत होंगे, सरासर गलत होंगे। यू एंड आई वुड हैव मिस्ड आउट ऑन 7-fold इंक्रीज इन स्टॉक प्राइसेस। अगर आपने सेकंड वाले बिजनेस में पैसा लगाया और पहले में नहीं लगाया तो आपका पैसा 7 गुना हो सकता था, वो मिस करने वाले हैं आप। वी वुड हैव बीन वाइप्ड आउट कंप्लीटली। और अगर आपने सेकंड वाले बिजनेस में पैसा लगाया तो आप पूरी तरह से खत्म हो जाते, वाइप्ड आउट हो जाते।
येस, विथ 100% लॉस इन द सेकेंड वाले बिजनेस में आपको 100% लॉस होता। चलिए देखते हैं ये दोनों कंपनी कौन कौन सी है। सबसे पहली कंपनी थी IBM, and its famous turnaround in 1990s was led by Lew Gerstner, the ex-CEO of RJR Nabisco. IBM बेचारी बहुत परेशान थी। 1990s में यहाँ पर एक ल्यू गर्स्टनर नाम के एक एक्स CEO RJR कंपनी के CEO को यहाँ लाया गया इस कंपनी को चलाने के लिए। प्रीवियसली कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इस कंपनी का नाम पहले कुछ और था। IBM का फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM वॉज बेहेमथ दैट रूल्ड द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बेहेमथ क्या होता है? बेहेमथ क्या मतलब? BEHEMOTH, बहुत बड़े, डील डॉल का पशु, भो भीम भा भीम काय, चूहे बिल्ली ये सब हैं, और अचानक से बीच में आ गया हाथी, डायनासोर, उसको बोलते हैं बेहेमथ। तो IBM क्या था? बहुत बड़ा। दैट रूल्ड द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लैटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। इसने 20वीं सेंचुरी मतलब 1990s, ये 2000 जो अभी चालू हुआ, इसके पहले 1950s वगैरह के पिछले सेकेंड हाफ में पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को क्या किया इसने? रूल किया, मतलब राजा था ये। राज किया उसने, एक तरह से किंग था। जैसे आज की डेट में इंटरनेट का किंग कौन है? इंडिया में कौन सप्लाई करता है सबसे ज़्यादा इंटरनेट? जियो शेयर, जियो सबको वाइप आउट कर दिया। ऐसे ये भी था। In early 1990s, about half of its revenues came from huge mainframe computers sold to businesses. 1990s की शुरुआत में इसका जो मेन पैसा आता था ये बेचता था ह्यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये ह्यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है? थोड़ा देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज देखिए, कितने बड़े बड़े, बिल्डिंग के साइज के होते थे। उस समय डेस्कटॉप नहीं था, डेस्कटॉप ये बाद में आया है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ को बना के बेचते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जहाँ पर बिल गेट्स जा के चोरी चोरी बैठा करते थे और कोडिंग किया करते थे। और उसमें कोडिंग हाथ से, कंप्यूटर में टाइपिंग नहीं होती थी, उसमें कोडिंग करने के लिए कागज़ में ब्लॉक्स होल बनाए जाते थे और उसमें लाइन लगती थी। हमने पढ़ा था उसमें, किसमें? 10,000 आवर रूल, आउटलायर में पढ़ा था। उसमें बिल गेट्स और बिल जॉय नाम के दो लोग थे। वो लोग बहुत बहुत पैसा कमाया उसके थ्रू। बिल गेट्स कहते हैं जिस समय मैंने वहाँ पर कोडिंग सीखी थी, पूरी दुनिया में 50 लोग नहीं होंगे जो कोडिंग जानते थे। उन्होंने कोडिंग वहीं से सीखी थी। और IBM के लिए नौकरी भी करते थे, कॉन्ट्रैक्ट पर काम भी करते थे बिल गेट्स। उनके लिए उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया था और बाद में चालाकी से IBM को बोल दिया कि ठीक है, हम आपके लिए बना देंगे ये सॉफ्टवेयर, लेकिन हमको एक और राइट्स दे देना कि हम किसी और को ही बेच दें। और उसी में उन्होंने पूरा मार्केट ही चेंज कर दिया। तो ये लोग बेचते थे ह्यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मतलब इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स जो कि घर के साइज़ के होते थे। और ये जो मशीनें थी, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बंडल्ड इनटू वन सिस्टम आता था। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आप टीवी देखते हैं आजकल, अभी भी खैर उसमें, हाँ, ज़्यादातर टीवी LG का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसके अंदर ही आता है। हमारे अल्ट्रासाउंड मशीन का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसके अंदर बना के आता है। और कहाँ? AC में देखिए, ये सॉफ्टवेयर है, आप बटन दबाएंगे तो ये उसके नंबर दिखाई देते हैं, तो ये बिल्ट इन है। ऐसे ही इनके यहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बंडल होकर के एक ही सिस्टम में बिकता था। द वर्ल्ड हाउ एवर वॉज फास्ट शिफ्टिंग टू स्मॉलर एंड मिड साइज्ड मशीन्स रनिंग ऑन माइक्रो प्रोसेसर्स। लेकिन दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही थी और शिफ्ट कर रही थी स्मॉलर एंड मिड साइज्ड मशीन्स में। छोटी छोटी मशीनों में अब लोग बदल रहे थे और वो मशीनें चलती थी माइक्रो प्रोसेसर पे। ये जो बड़े बड़े घर के बराबर की मशीन थी, उनकी प्रोसेसर भी बड़े बड़े होते थे। और अब जो मशीनें चलती थी वो माइक्रो प्रोसेसर पे चलती हैं। ये जो लैपटॉप है ये माइक्रो प्रोसेसर पे चलता है, एकदम छोटे छोटे, जिसको बनाने के लिए भी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। द टेक्नोलॉजी यूनिवर्स वॉज विटनेसिंग द अनबंडलिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद डिफरेंट वेंडर्स स्पेशलाइजिंग इन ईच सेगमेंट।
वो एक साथ बेचता था IBM। जैसे एसी में आप अलग से नहीं बोलेंगे भैया सॉफ्टवेयर तुम दे दो, हार्डवेयर तुम दे दो, बोलेंगे एसी। लेकिन अब जो सॉफ्टवेयर आता है उसमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोग बना के बेचते हैं। जैसे कि कंपनीज लाइक HP, सन, कॉम्पैक्ट, डेल वर ईटिंग IBM's लंच ऑन हार्डवेयर। ये जो कंपनीज थी HP, सन, कॉम्पैक्ट, डेल, ये सब के सब IBM का हार्डवेयर का बिजनेस खा रही थी। माइक्रोसॉफ्ट एंड ओरेकल वर स्टार्टिंग टू डोमिनेट सॉफ्टवेयर, और उसका सॉफ्टवेयर पार्ट माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल खा रहा था। टू मेक द एंटायर मैटर वर्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैड स्टार्टेड बाइंग पर्सनल कंप्यूटर्स। और इस चीज़ को और ख़राब करने के लिए जो ये तो कंपनीज को बेचते थे, जो आम आदमी था वो अपने खुद के कंप्यूटर खरीदता था, इन विच IBM हैड नो एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस। और उसने इंडिविजुअल कंप्यूटर, छोटे छोटे कंप्यूटर तो IBM ने कभी बनाए ही नहीं थे। उसने क्या बनाया था? बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। द कंपनी ऑल्सो हैड ह्यूज इंटरनल ब्यूरोक्रेसी दैट हॉबल्ड डिसीजन मेकिंग। ये सेंटेंस का मतलब गरिमा बताएगी। द कंपनी हैड ह्यूज इंटरनल ब्यूरोक्रेसी दैट हॉबल्ड डिसीजन मेकिंग। ये ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? राजनीति। जैसे हमारे शुभम जी ने आपको बोला, आप श्रीश को बोलें, श्रीश मुझको बोलें, क्या AC ठीक कराना है, ऐसे अक्सर होता है हमारे यहाँ। एक लेयर दूसरे लेयर को बोले अच्छा ठीक है हम करवा देंगे काम, कमीशन लगेगा, तो 100 रुपये में आप काम करेंगे, फिर आप इनको 200 रुपये देंगे, 200 रुपये ये हमको देंगे। ऐसे ही बीच में जो काम को रुकता है, रुकावट आती है, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो ये बहुत बड़ी कंपनी थी। ये IBM 19th सेंचुरी की क्या थी? बेहीमोथ। बहुत बड़ी कंपनी में ढेर सारे लोग, अमीर अमीर लोग काम करते थे। तो वहाँ पर था इंटरनल ब्यूरोक्रेसी। आप वहाँ पर कोई छोटा मोटा काम करना चाहें, मतलब अपने काम को कोई अच्छा नया आइडिया है बताना चाहें, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि एक बॉस, फिर बॉस का 2 बॉस, उसके 4 बॉस, ऊपर तक पहुँचता ही नहीं था। ये भी उनके यहाँ चल रहा था। इसलिए इनकी डिसीजन मेकिंग हॉबल्ड होती थी। मतलब हॉबल्ड मतलब लटक रही थी, लंगड़ा रही थी। इंपॉर्टेंट काम अटके रहते थे महीनों महीनों तक। फ्रॉम बीइंग सेकेंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द वर्ल्ड 1990, पूरी दुनिया में सभी बिजनेसेस में ये सेकेंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी थी। फर्स्ट में शायद वॉलमार्ट जैसी कंपनी आती थी जो सेल्स में दिखती थी। IBM लॉस्ट $16 बिलियन बिटवीन 91 to 93। 2 साल के अंदर अंदर $16 बिलियन ख़त्म हो गया इनका। ऐसे समझिए जैसे कि एक रिलायंस कंपनी छोटी होके ऐसी कोई कंपनी बन जाए जो आप उसका नाम भी नहीं जानते, खटाखट गायब होने लगा, जैसे कोई सामान चोरी कर रहा है इनका। ऐसा बिजनेस ख़त्म हो गया। उसके बाद बुलाया गया लुई गेर्स्टनर को। ही सीम्ड लाइक अ स्ट्रेंज चॉइस फॉर द बोर्ड टू मेक। अजीब आदमी है, इसको क्यों बुलाया गया? बोर्ड ने इनको क्यों बुलाया? लुई गर्स्टनर। बट इट वर्कड वंडर्स। लेकिन इस आदमी ने, जिसने पहले क्या बेचा था? बिस्किट बेचा था, इसने कमाल कर दिया। Gerstner resorted to a massive cut in expense by laying off staff, sold many assets to raise cash, transformed the organizational culture to encourage business units to cooperate and not compete, linked the compensation of senior managers to overall company performance, created a single brand message for all units of IBM and much more. इसने आकर के बाहुबली की तरह काम किया। तलवार लेकर खटाखट काटना शुरू किया। क्या किया? वो अंदर आया, मैसिव कट किया, लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि खर्चा कम हो। अच्छा, सोल्ड मेनी एसेट्स टू रेज कैश, मतलब ढेर सारी ज़मीन, बिल्डिंग, ऑफिस, गाड़ियाँ खटाखट करके बेचना शुरू किया। क्यों? ताकि पैसा आ सके। ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर टू एनकरेज बिजनेस यूनिट्स टू कोऑपरेट नॉट कम्पीट। ये सबसे मुश्किल काम किया। एक कंपनी में कल्चर बनाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जो पुराने ज़माने से लोग एक दूसरे के साथ में लड़ाई सब कर रहे हैं, हम बॉस हैं तुम बॉस हो, इसको चेंज करके लोग compete ना करें, कोऑपरेट करें, ऐसा बना दिया। इसके साथ साथ लिंक्ड कॉम्पेंसेशन ऑफ सीनियर मैनेजर्स टू ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस। पहले लोगों को सैलरी मिलती थी, चलो तुमने सेल कर दिया हमको पैसा मिलेगा, नहीं सेल किया तो भी हमको पैसा मिलेगा। बड़ी कंपनी थी, प्रमोशन तो होगा ही,
साल साल में प्रमोशन होगा, साल साल में पैसे बढ़ के मिलेंगे, चाहे कंपनी प्रॉफिट करे चाहे लॉस करे। उसको सबको हटा करके ऐसा कर दिया कि सीनियर मैनेजर्स को पैसा तभी मिलेगा जब कंपनी पैसा कमाएगी। ही क्रिएटेड अ सिंगल ब्रांड मैसेज फॉर ऑल यूनिट्स ऑफ IBM एंड मच मोर। आज अगर आप IBM का नाम सुनते हैं तो एक बड़ी ब्रांड याद आती है। ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसका नाम ही नहीं जानते हम लोग। IBM का एक सिंगल ब्रांड बनाया, ये हम लोगों को भी करना है, सिंगल ब्रांड मैसेज। ये नहीं होगा तो कंपनी को लोग पहचान नहीं पाएंगे। IBM स्टॉक प्राइसेस जंप्ड फ्रॉम 13 to 77, और इस वजह से IBM का जो स्टॉक का प्राइस था वो 13 से 77 हो गया ड्यूरिंग द टेन्योर फ्रॉम अप्रैल 93 टू दिसंबर 2002। 93 से लेकर के 2002 में, कितने साल में? 9 साल में। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट गर्सनर मिराकल्स, आई अर्ज यू रीड दिस बुक हु सेज एलिफेंट कांट डांस। गर्सनर ने क्या किया इस कंपनी के साथ, इसको अगर आपको और समझना है तो आप ये किताब पढ़िए, हु सेज एलिफेंट कांट डांस, इनसाइड IBM's हिस्टोरिक टर्न अराउंड। कौन कहता है कि एलिफेंट्स, हाथी नाच नहीं सकते? IBM का हिस्टोरिक टर्न अराउंड। ये हमारे पास किताब है नहीं वैभव, अगले हफ्ते के अंदर हमारे पास आ जानी चाहिए, ठीक है। सेकंड बिजनेस जो कि कमाल का आदमी आया था, JC पेनी, वेयर रॉन जॉनसन credited his transforming Target and creating iconic Apple stores was brought in as CEO in late 2011। जिस आदमी को बुलाया गया था उसका नाम था रॉन जॉनसन, JC पेनी के लिए लाया गया था, और ये इसने टारगेट को चेंज किया था कंपनी को, और एप्पल की आइकॉनिक स्टोर्स बनाई थी जो बड़ी बड़ी स्टोर्स थी। अब इनको लाया गया कि तुम इस कंपनी को, JC पेनी को प्लीज़ बदल दो। हाँ, दूसरा केस 2 है ये। पहले वाले में तो ये भाई साहब लू गर्सनर ने चेंज कर दिया, और यहाँ पर जिसके ऊपर हम पैसा लगाने वाले थे उनका नाम है रॉन जॉनसन, और इन्होंने एप्पल स्टोर बनवाया, टारगेट को चेंज किया, और यहाँ क्या किया, द स्टॉक प्राइस जम्प्ड 24% एट द न्यूज़। जैसे ही पता चला कि ये आ रहे हैं, स्टॉक की प्राइस 24% बढ़ गई। द मार्केट वॉज बेटिंग दैट जॉनसन वुड बी द मिराकल क्योर फॉर JC पेनी, और पूरे मार्केट में हल्ला हो गया कि यार JC पेनी तो बदल देगा, इस कंपनी को चेंज कर देगा। ही चेंज्ड एवरीथिंग एट द कंपनी, द लोगो, द स्टोर डिज़ाइन, द एडवर्टाइजमेंट, द प्राइसिंग मॉडल, द पॉपुलर प्राइवेट लेबल्स। इसने भी सब कुछ बदला, लोगो बदल दिया, स्टोर का डिज़ाइन बदल दिया, एडवर्टाइजमेंट कैसे करते थे वो बदल दिया, प्राइसिंग मॉडल बदल दिया, और पॉपुलर प्राइवेट लेबल्स बदल दिए। जो उनके यहाँ सामान आता था वो सब बदल दिया। बिग मिस्टेक, ये बहुत बड़ी गलती थी। In 2012, sales dropped 25% from 17 to 13 billion। 2012 में ये आए थे कब? 2011 में, एक साल के बाद 25% सेल गिर गया, 17 बिलियन से 13 बिलियन। एज कस्टमर्स abandoned the store en mass, कस्टमर्स ने गत्थे में छोड़ना शुरू कर दिया, बल्क में। मोर वरिंगली द कंपनी सफर्ड एन ऑपरेटिंग लॉस ऑफ 1.3 बिलियन। इससे भी ज़्यादा चिंता वाली बात ये थी कि कंपनी को ऑपरेटिंग लॉस हुआ 1.3 बिलियन डॉलर का। द बोर्ड फायर्ड जॉनसन एंड मिड 2013। बोर्ड ने जॉनसन को फायर कर दिया मिड 2013 में, जस्ट 17 मंथ्स आफ्टर इंस्टॉलिंग हिम एज CEO, 17 महीने के बाद। द स्टॉक प्राइस हैड ड्रॉप्ड 60% ड्यूरिंग द शॉर्ट टेन्योर। इसी दौरान कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था वो 60% गिर गया। JC पेनी नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दिस फियास्को and filed for bankruptcy in May 2020। JC पेनी कभी भी इसमें उबर नहीं पाया। 2020 में उसने bankruptcy फाइल कर दी। If we could not predict the fate of turnaround efforts at what appeared to be the slam dunk case IBM and JC Penny, what hope do we have in situation that don't seem to so clear cut? जब भैया हम इसमें साफ साफ नहीं बता पा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में हम नहीं बता पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनके बारे में क्या जो क्लियर कट नहीं है केसेस। द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज़ ब्रूटली कॉम्पिटिटिव। ये जो कॉर्पोरेट की दुनिया है, बिजनेस की दुनिया है, ये ब्रूटली कॉम्पिटिटिव है। ब्रूटली मतलब बहुत गर्दन तोड़ के जान ले लेती है, ऐसी कॉम्पिटिटिव है। इवन द बेस्ट कंपनीज हैव टू रन हार्ड टू स्टे इन द सेम प्लेस। जो दुनिया की बेस्ट कंपनीज हैं उनको भी खूब जोर से दौड़ना पड़ता है टू स्टे इन द सेम प्लेस। ग्रोथ नहीं, जिस लेवल की है उस लेवल पे रहने के लिए भी। हाउ कुड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एट ट्रबल्ड कंपनी बी एनीथिंग बट मिनिस्कल। तो ये जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, हाउ कुड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बी एट ट्रबल्ड कंपनी, जो ट्रबल्ड है, परेशान है,
उनकी सक्सेस की चांसेस मिनिस्कल हैं, और क्या हो सकता है? एंड इफ सो वाई वुड वी इंडल्ज इन दैट फैंटेसी? और अगर ऐसा है तो हम इस फैंटेसी में अपना पैसा क्यों लगाएं? कौन सी फैंटेसी में? टर्न अराउंड्स में। इसलिए पुलक प्रसाद की फंडिंग टर्न अराउंड से हाथ जोड़ के दूर रहती है। मतलब ये कहना चाह रहे थे कि दोनों कंपनी में मतलब दोनों में नहीं लगाते, हम नहीं जानते भैया। पर वो जो पहली वाली थी वो तो आप लगाइए, हम नहीं समझ सकते। क्योंकि आपको पता नहीं ना, क्या पता अभी कोई कंपनी हो वो एकदम ही मर रही हो। टर्न अराउंड मतलब बिजनेस को, डूबते हुए बिजनेस को उबारना। ठीक है, कल और बना। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होंगे यही कह रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टर। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा कि जो ग्रेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक्चुअली ग्रेट रिजेक्टर्स होते हैं। पहले रिजेक्शन सीखो, रिजेक्ट करना सीखो, उसके बाद इन्वेस्ट करना। ये हम लोग टाइप 2 एरर में पढ़ेंगे, टाइप 1 टाइप 2 दोनों को पढ़ना। ये 7th, आज 8th वीडियो है, बाकी 7 वीडियोस आप देखना।